स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 124 और इससे पहले 123 पार्ट्स करवा चुके हैं, जो कि काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, आप में से हज़ारों लोगों ने देखा भी होगा और आप में से अगर कोई रह गया है, नहीं देखा है, तो आप भी देख लीजिएगा। हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है इसकी और वहीं पर सारे पार्ट्स हमने सीरियल वाइज लगा दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे लास्ट करके। और इसी वीडियो के नीचे भी आप देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी अगले पार्ट की और पहले पार्ट की भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, ये स्पेशल सीरीज चला रहे हैं क्योंकि जो भी हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, उसके साथ साथ ऑप्शन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन की ट्रिक भी जानते हैं। अगर कोई चित्र वाला क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोस्तों 2019 का वैकेंसी का जो पेपर था वो 21 में हुआ था, जिसको आप कर रहे हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे 2024 में। क्यों? क्योंकि 16 वाले 18 में रिपीट हुए थे और 18 वाले 19 में रिपीट हुए थे और टीसीएस ने ही पेपर करवाया था, तो इस बार भी टीसीएस ही करवाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बेहतरीन क्लास होने वाली है। दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख पाएं। क्वेश्चन है 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखो दोस्तों, कह रहा है कि दोगुनी मतलब जैसे अगर मान लो 100 रुपए आपने जमा किया होगा तो कुछ सालों बाद 200 हो जाएगी। अब 200 कब होगी? जब 100 रुपए एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा गया होगा, यानी कि 100 रुपए अगर ब्याज मिला होगा तो 100 और 100 मिलकर कितना हो गया? 200 हो गया। तो इसको मैं और आसान बना देता हूं आपको समझने के लिए, यानी कि 1 रुपए हमारे पास रहा होगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और अब हो गया होगा जो अमाउंट है वो 2 रुपए हो गया होगा। तो आप बताओ, 1 से बढ़ के 2 हुआ तो ब्याज कितना मिला, यानी कि एसआई कितना हो गया? तो आप कहेंगे 1 भाई, 2 - 1 करोगे तो 1 ही तो आएगा। और भी छोटी ट्रिक समझो, जो भी यहाँ पर बोला जाए दोगुनी, तो दोगुनी में से 1 हटा दो तो 1 बचेगा, तो 1 आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, बराबर करो प्रिंसिपल यानी कि दोगुनी, 2 को हम 1 और 1 में डिवाइड करें तो 1 हमारा हो गया एसआई, 1 हो गया प्रिंसिपल। तो मूलधन गुणे दर होता है, तो मूलधन 1, दर कितना दिया है 6.25, मूलधन गुणे दर, और समय पूछा है कितने साल में, तो इसको टी लिख दो, नीचे आ जाएगा 100। तो टी की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू निकालने पर आ जाएगा 100 अपान में 6.25। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर और चले जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 25 और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा करके। इसको काटिए 25 से, तो 25 25 हम 625 होता है और 25 चौको 100। ठीक है, इतना आएगा। फिर से काटिए तो 5 से काट दो, नहीं कट रहा, तो 5 8 40, 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 एकम और 5 का 30, 16, क्योंकि 16 पंचे 80, यानी कि टी की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 16 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। तो देखो, वृत्त की जो परिधि है, जैसे मान लो कि कोई एक वृत्त है, तो परिधि का मतलब क्या होता है? ये पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी, ये वाली, अगर इसको तोड़कर सीधा सीधा कर दो आप ऐसे, तो टोटल लंबाई जो निकलेगी वही हमारी परिधि होता है। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि जो परिधि है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज, जैसे देखो ये हो गया एक गोला, यानी कि गोला का वृत्त कह सकते हो, और ये हो गया त्रिभुज। तो समबाहु है, इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये x है तो ये भी x और ये भी x होगी, और इसका जो परिमाप है यानी कि परिधि परिमाप ही हुआ एक हिसाब से, कितना दिया है निकालना है, और त्रिज्या वृत्त की देख रखी है, यानी कि ये देख रखी है 21। तो परिधि होती है 2 पाई r बराबर में कितना, इसका परिमाप निकालो। कह रहा है ना कि त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? x x और x, यानी कि 3x हो जाएगा। तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r मतलब ये जो रेडियस त्रिज्या दिया है 21 बराबर में 3x। तो देखो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 एकम, तो 22 दूनी 44, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 44 आ गई। तो मैं इसको हटा देता हूँ, x की वैल्यू टोटल 44 लिख देता हूँ। यहाँ से पता चलेगा कि x जो है वो आ गया 44। ठीक है, यानी कि ये जो भुजा है 44 44 और यहाँ पर भी ये 44 आ रहा है, इतना इतना आ रहा है। समबाहु त्रिभुज की लंबाई बताना है, और लंबाई तो है ये वाली, ये तो बस 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहला से उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे दे के रखा गया है 16, 3 और 169, तो ये आया कैसे होगा? तो यहाँ देखो 16, 169 और 3 दे के रखा है, तो आप बताओ ये किसका है? यानी कि 16 जो है, 16 में से 3 हटाएंगे तो कितना आएगा? 13, और 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 169 आएगा। यहीं पर 18 और इसमें देखो 18 7 में से, ठीक है, तो 18 में से 7 हटा दो तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 का स्क्वायर करिए, कितना आ रहा है? 121, तो वही वाला ये बीच में लिख दिया गया है। मतलब कहने का ये हुआ दोस्तों कि इन दोनों का किनारे किनारे वालों का अंतर जो भी आए, मतलब अंतर करने के बाद जो भी आए घटाने के बाद उसका स्क्वायर कर दो। तो यहीं पर क्या बोला गया था? यहाँ पर कह रहा था कि इसी पैटर्न को और कौन सा फॉलो करता है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ देखो 17 5, 17 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 12, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, जबकि 142 दिया, ये गलत है। अगला देखो 8 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 4 दिया है, ये भी गलत। 15 3 अंतर 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, जबकि 121 दिया है। अब पेपर में अगर आप कर रहे हैं तो ये अब अगर 3 गलत हो गए तो चौथा आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट टिक कर देना है, भाई 3 नहीं सही है तो चौथा ही तो सही होगा। चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर 13 9 कितने का अंतर? 4 आएगा। अब 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ रहा है? 16, तो बस 16 सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? तो देखो 3 पुरुष या का मतलब होता है चाहे आप 2 मेल कह दो या फिर 3 इक्वल कर दो, बराबर में 3 वोमेन कह दो, समझ में आया? या 3 मैन 2 मैन 3 वोमेन के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ M/W, यानी कि मैन काम करता है 3 और वोमेन काम करती है 2। ये कहाँ से आया? मैंने इसको नीचे भेज दिया और इसको इसके नीचे भेज दिया, समझ गया आप? ऐसे करके। अब ये तो आ गई इनकी क्षमता। कह क्या रहा है? किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं मैन को ले लूं कि मैन रहे होंगे करने वाले, तो एक आदमी 3 काम करता है, तो 2 आदमी मिलकर कितना कर रहे होंगे? 3 दूनी 6 काम, और 6 काम डेली हुआ कितने दिन तक? 15 दिन तक। तो देखो ना 15 6 का 90, तो कुल काम हमारे पास कितना आ गया? 90 आ गया। अब कह क्या रहा है कि इस काम को 6 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर करें। तो देखो 6 पुरुष हैं, तो मैंने बताया था एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 3, और 6 पुरुष की 3 गुणे 6 यानी कि 18, 18 तो हो गई इसकी। और महिलाएं कितनी है? 9, एक महिला की क्षमता 2, और 9 महिलाओं की 9 गुणे 2 यानी कि 18, यहाँ पर भी 18 आ जाएगा। बात समझ गए? यानी कि 90 बटे में 18 दूनी 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 पंचे 90, यानी कि 5 बटे 2 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में कहीं पर ऐसा नहीं होल पे दिया है तो हम होल पे चेक करते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो 1 और बटे में 2, यानी कि 2 सही 1 बटे 2 आ जाएगा। यानी कि 5 का आधा होता है 2.5, तो 2.5 लिख दो। ऑप्शन नंबर दूसरे में करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो ये है दोस्तों यूनेस्को। जो यूनेस्को है उसने वैश्विक राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ है दोस्तों? ब्राजील में। ठीक है, याद रखना आप लोग, ये ब्राजील में पड़ता है। और ब्राजील की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और वो भी बा से ही शुरू है। तो ब्राजील की राजधानी बताना क्या है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियल। ठीक है, रियाल भी बोलते हैं, और ये है रियल, यहाँ की मुद्रा ब्राजील की। ठीक है, क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है भाई, ए और बी 16 दिन में कर डालते हैं, तो पहले लिख लो ए, दोनों मिल जाते हैं तो ए प्लस बी कितने दिन में? 16 दिन में। ए अकेले अगर करता है दोस्तों, ए अकेले कितने दिन में कर डालता है? 24 दिन में। 24 दिन में, तो इन दिनों का दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48। तो 16 3 48 यानी कि 3, और 24 से काटोगे 48 को, भाई देखो 48 24 ऐसे करोगे ना तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2। कहाँ पर? यहाँ पर। यानी कि ए और बी दोनों की क्षमता है 3, ए की क्षमता है 2, तो आप बताओ कि बी की क्षमता कितनी होगी? भाई
ए की क्षमता 3 में से 2 हटा दो, कहीं ए की क्षमता अकेले 2 है ना, तो बचेगा कितना 3 में से 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो बी की क्षमता 1 आ जाएगी। कह क्या रहा है, बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम हमारे पास है 48, जो एलसीएम आता है वही हमारा काम होता है 48, और कितना कितना करेगा, एक एक करेगा। आप बताओ कि 48 काम है, कोई व्यक्ति एक एक काम करता है डेली, तो कितने दिन लगेंगे, 48 दिन। सही उत्तर हमारा तीसरा आ जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म होता है, लागू किया गया। तो ये दोस्तों किया गया था जो संविधान संशोधन था 101वां, ठीक है। और जीएसटी जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई नहीं मांगता कि चलो पैसा लाओ जीएसटी, तो उसमें इनडायरेक्टली होता है। और ये जीएसटी दोस्तों भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई को और 2017 को, याद रखना क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में जीएसटी, और इसकी जीएसटी की जो दरें हैं दोस्तों वो 4 प्रकार की होती। कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जीएसटी की दर नहीं है। तो जीएसटी की दर होती है 5%, 12%, 18% और अगला होता है सबसे ज्यादा यानी कि 28%। ये 4 प्रकार की जो दरें हैं इस दर से टैक्स लिया जाता है। अगर बात करें कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था दुनिया में, तो ये था दोस्तों फ्रांस, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लिया करो, मैं यहाँ पर रफली बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों के बहुत ही काम की चीजें हैं ये, ठीक है। तो देखा जीएसटी से कितने सारे क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए यहाँ से, ठीक है, कि लागू कब हुआ भारत में 1 जुलाई 2017 से, कितने परसेंट की हैं, तो ये देख सकते हो 4 प्रकार की होती हैं। पहला देश लागू करने वाला फ्रांस हो गया। पर दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 120 है, संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखो दोस्तों अनुपात दे के रखा है 5:4, यानी कि एक संख्या अगर कोई 5 है तो दूसरी वाली होगी 4, दोनों का एलसीएम है 120 दिया है। अब दोनों ही संख्याएं जो हैं ये अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य का मतलब हो गया यहाँ पर, ये मत सोचिएगा कि 2 जो है तो सम संख्या है, अभाज्य कैसे है। तो देखो अभाज्य का मतलब है कि 5, 4 इन दोनों में आपस में कोई कॉमन नहीं है, न 5 के अंदर 4 आता है और न 4 के अंदर 5 आता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया 4 पंचे 20, 20 की वैल्यू जो दिया है ये 120। तो 1 की वैल्यू बताओ, 0 से 0 कट गया और 2 छक्के 12, 6 आ गया, यानी कि 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 5 और 1 की वैल्यू है 6, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणे में 6, यानी कि 6 पंचे 30 हो जाएगी पहली वाली वैल्यू। अब देखो पेपर में अगर आप बैठे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 30 देखना है, ऑप्शन में देखना है कि पहले नंबर पे 30 कहाँ दिया है, तो बस पहले तीसरे में ही दिया है, तो यही टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी और पे भी दे दिया जाए, तो आगे देखो अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें 4 है तो 6 गुणे 4 कर दो, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगी 24, तो 3 और तीसरे नंबर पे 30 और 24 से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए लाइन ग्राफ में 1994 से 2000 के दौरान विभिन्न वर्षों में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है, यानी कि कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। हालांकि ये बहुत ही ब्लर है, मुझे भी नहीं दिख रहा, तो आप लोग क्या दिख रहा होगा। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उल्टा सीधा करके, ठीक है। इसको इतना जूम करता हूँ, ज्यादा करूंगा तो फट जाएगा, इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1994 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या इतनी थी, तो उस वर्ष परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना उत्तीर्ण है, और उत्तीर्ण मतलब कितनी बात हो रही 1994, तो आप बताओ 1994 कौन सा है, ये वाला तो है 1994 ये, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 1994, और ये है यहाँ पर ये वाला देख लो 1994 में कितना दिया है 35 दिया है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 35, यानी कि 35% की वैल्यू दे के रखा है, कितनी ये है, यानी कि 35 और कितना है 490 दे के रखा है। और हमें टोटल बताना है कितने बैठे थे इसमें, भाई ये परसेंट है ना, 35% पास हुए तो फेल कितने होंगे 65%। तो पहले तो एक देखो टोटल पूछा है, 100% की वैल्यू निकालना है। इसको देखो 7 से काट दो, अगर कट जाए 7 पन्ना 35, तो 5%, 7 पन्ना 35, 0 लगाते हैं क्योंकि ये 35 पूरा कट गया और 4 छोटा नंबर है 7 से, इसलिए 0 लगाया, तो 7 सत्ते 49 और यहाँ पर 0। अब देखो एक स्मार्ट तरीके से और कर सकते हैं, हमें टोटल वैल्यू बतानी है। टोटल का मतलब 100% बच्चे रहे होंगे जिसमें से 35% पास हुए, टोटल बच्चों को बताना है। तो बस 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे 20 से गुणा
और यहाँ पर भी आप 20 से गुणा कर दीजिए, तो 2 सत्ते 14, डबल जीरो आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 एक 0 0 और एक बच जाएगा, 2 पंचे 10, ये आएगा। तो देखो 10 14 डबल जीरो आ जाएगा, तो कहाँ लिखा हुआ है 10 14 डबल जीरो, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर दूसरे वाले पे है। रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी कि एक वृत्ताकार मेज है कोई इस प्रकार की, इसके चारों तरफ वो लोग बैठे हैं इधर की तरफ मुंह करके अंदर की तरफ। ठीक है, सारे लोग। अब इसको मैं सही से बनाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में और अनूप के दाईं ओर एक दूसरे स्थान पर बैठा है। रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में बैठी है। विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है या फिर बैठी है? चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो देखो हैं कितने लोग, 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। तो पहले 5 बना लो, 1 2 3 4 और ये 5। इससे क्या होगा कि इनकी जगह बना दी। अब कौन कहां पर बैठेगा ये बताना है, लेकिन सीट हो गई। अब देखो कह रहा है केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर होने का मतलब ये क्या होता है कि इसके इस तरफ जो होंगे वो होगा इसका बाएं साइड और इस तरफ होगा इसका दाएं साइड। ठीक है, ठीक इसको अगर हम देखेंगे तो इसका दाहिना ये होगा, इसका बायां होगा इधर वाला। आप अपने आप को देख लो, अगर आप बैठे होंगे इस तरफ तो आपका दाहिना कहाँ होगा, वही उनका भी दाहिना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। यानी कि पवन जो है सरोज के, अगर मैं कहता हूं सरोज यहां पर है तो पवन यहां पर हो जाएगा। भाई देखो ना, पवन जो है सरोज के बाईं ओर है तो सरोज ये इसके बाईं ओर ये है, और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अनूप अगर मैं कहूं ये है तो दाईं ओर इसका पहला और ये दूसरा यही तो बैठा है। आगे देखो, रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में है, तो रीता पवन के बाईं ओर, तो रीता यहाँ होगी, भाई पवन का बायां तो इधर ही होगा ना, तो रीता इधर बैठी एकदम बगल में। विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? तो आप बताओ, विजय तो यहाँ कहीं बैठा नहीं और एक सीट खाली है तो विजय यहाँ बैठा दो। अब विजय के दाईं ओर मतलब इस तरफ, तो कौन बैठा है? तो आप बताओ, ए है, और ए मतलब अनूप था ना यहाँ पर, तो अनूप ही हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सभी चिकित्सक इंजीनियर हैं, कोई इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है, कुछ अधिवक्ता शिक्षक हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाए तो सभी जहां पर वर्ड आ जाए, तो सभी का मतलब है दो गोले बनाओ। जैसे देखो एक छोटा बनाओ और उसी के अंदर एक बड़ा सा बना दो, ऐसे करके, मतलब बड़ा क्या मतलब बाहर ही बनेगा, बड़ा होगा तो ठीक है। और सभी जिसके साथ लगा होता है उसको छोटे वाले गोला में लिखो। तो सभी चिकित्सक, चिकित्सक में CH लिख देता हूं, आप समझ जाना चिकित्सक। ठीक है, इंजीनियर हैं, और दूसरा इंजीनियर तो बड़े वाले में क्या हो जाएगा, इंजीनियर। हमेशा आप याद रखोगे जब सभी वर्ड दे दिया जाए तो दो बोले, एक अंदर एक उसके बाहर। सभी वाला जो होता है वो अंदर लिखेंगे और इसके बाहर जो लिखा है वो बाहर इंजीनियर। अब कह रहा है कोई इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है, तो कोई नहीं का मतलब होता है कोई टच नहीं होना चाहिए। यानी कि एक अलग से हम गोला बनाएंगे जो कि इंजीनियर यानी कि ये वाले पे टच नहीं होना चाहिए। कौन? अधिवक्ता। और अधिवक्ता को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, तो ये हो जाएगा ए अधिवक्ता। ठीक है, इसमें टच नहीं हो रहा। आगे कह रहा है कुछ अधिवक्ता शिक्षक हैं, तो कुछ अधिवक्ता जो हैं शिक्षक हैं, यहाँ कहीं शिक्षक है नहीं। तो अब हम अलग गोला बनाएंगे और कुछ वर्ड आने पर, जब कुछ शब्द आ जाए तो यहाँ पर दो गोले बनाओगे और दो में से एक दूसरे के अंदर ऐसे होंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया कुछ अधिवक्ता क्या है, शिक्षक, तो शिक्षक को एस लिख दो आप। बात समझ में आ गई? अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ इंजीनियर अधिवक्ता हैं, तो कुछ इंजीनियर अधिवक्ता, आप बताओ कि यहाँ पर ई और ए आपस में मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं ना, और इसमें कह रहा है कि मिल रहे हैं, तो ये तो गलत बोल रहा है भाई। दूसरा कह रहा है कोई भी अधिवक्ता चिकित्सक नहीं है, तो यानी कि कोई भी ए वाला जो है वो इस वाले गोले पे नहीं मिल रहा, तो सही बात तो है, कहाँ मिल रहा है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरा बी वाला सही कह रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ शिक्षक अधिवक्ता हैं, यानी कि कुछ एस वाला जो हिस्सा है वो ए में घुसा हुआ है अधिवक्ता में। तो देखो ये वाला हिस्सा इसमें तो आ रहा है ना, दोनों में कॉमन है, अधिवक्ता भी हैं और शिक्षक भी हैं, तो ये बात भी सही बोल रहा है। यानी कि बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप? ए से डी तक सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि कोई एक ऐसे करके पंक्ति है, उसमें ए बी सी डी ऐसे करके ई नंबर तक बैठे हैं। इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ए हो फिर बी हो, ऐसे हो सकता है पहले सी आ जाए बी आ जाए, ऐसे करके आ सकता है। आगे कह रहा है
उनमें से दो एक दिशा में और अन्य दो एक विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अगर दो इस तरफ मुंह करे बैठे हैं तो दो जो बचेंगे वो इस तरफ मुंह करके बैठेंगे, ऐसे करके, समझ गए? यानी कि उनमें से किसी दो का ऊपर की तरफ और दो का मुंह नीचे की तरफ है। आगे बढ़ते हैं, बी और डी किनारों पर और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये तो फिक्स हो गया कि बी और डी जो हैं सेम दिशा उत्तर की तरफ मुंह करे हैं और किनारे किनारे पर बैठे हैं। आगे देखते हैं, ए अपनी बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति, तो ए जो होगा उसके बाईं ओर कोई बैठा होगा, उसकी सेम डायरेक्शन में मुंह है, यानी कि ए का मुंह और एक जो बच रहा है उसका मुंह दोनों का है। तो डी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बाएं से दाएं की ओर उनका बैठने का क्रम क्या है, चलिए देखते हैं। मान लो कि मैं एक लाइन खींचता हूं यहां से यहां तक की, 5 लोग हैं इसलिए 5 जगह बना देता हूं, 1 2 3 4 और इधर एक करके 5। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, यहां से शुरू करते हैं। कैसे? बी और डी किनारों पर बैठे हैं, तो बी मान लो यहां पर है और डी यहां पर है, दोनों उत्तर की ओर मुंह करें, यानी कि इनका मुंह ऊपर की तरफ होगा, उत्तर ऊपर मानता हूं मैं, ऐसे करके। ठीक है, आगे देखो, मुंह करके बैठे हैं। ए अपनी बाईं ओर बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा में मुंह है, यानी कि ए के बाईं तरफ जो बैठा होगा तो ए कहाँ होगा, मान लो ए यहाँ है तो ए का बायां, क्योंकि इसका मुंह तो इधर ही होगा ना, तो ए का बायां होगा किधर, इस तरफ, और दायां होगा इस तरफ, क्योंकि वो उल्टा देख रहा है नीचे की तरफ से। तो अब कह रहा है, तो बाईं तरफ जो बैठा व्यक्ति है समान दिशा में मुंह है, तो इसका भी मुंह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप बताओ कि ए बी डी हो गया, तो बचा क्या, सी, क्योंकि यहाँ कह रहा था ना ए से डी तक ए बी सी डी ऐसे करके, यही तो बताना था। बाएं से दाएं की ओर, यानी कि अगर हम इधर से इस तरफ की तरफ चले तो उनका क्रम क्या मिलेगा, तो पहले मिलेगा बी ए सी डी, तो बी ए सी डी मिलेगा। तो कहां पर लिखा है, बी ए सी डी, ऑप्शन चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़, अगला क्वेश्चन है, जैसे ही कोई मेहमान होटल में प्रवेश करता है, दरबान उसे बताता है, यानी कि वहां पर जो है वो बताता है, सर यह सौना, टहलने के मार्ग, बिलियार्ड रूम, स्विमिंग पूल आदि जैसे सामान्य सुविधाओं का लेआउट मानचित्र है, यानी कि पूरा का पूरा मानचित्र है कि आप कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं और क्या क्या आपको मिलेगा। निम्न में से कौन सी हम धारणा बना सकते हैं, यानी कि हम अपना अनुमान लगा के क्या बता सकते हैं। तो पहला है, मेहमान शायद कुछ सुविधाओं का उपयोग करना चाहता हो, तो मेहमान देखो हो सकता है कुछ सुविधाओं का उपयोग करना चाहता हो, तभी तो बोल रहा है कि टहलने के लिए भी मार्ग है, बिलियार्ड्स रूम भी है, सोना भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो जो भी सुविधा आपको चाहिए तो सारी मिल जाएंगी। तो ये बात तो सही है, तभी तो उसको बताया जा रहा है। मान लो कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो और आपको कह दिया जाए यहाँ पर कि ये वाला बर्तन बहुत अच्छा है, तो आपका बर्तन से क्या संबंध है, आप तो पेपर देने जा रहे हो ना, तो जो पढ़ाई की बात बताएगा उससे आपको मतलब है ना। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है कि टहलने मार्ग, यानी कि इसका मतलब उसके काम की चीज है, सुविधाएं ही उसको चाहिए, तभी तो सुविधाओं बता रहा है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, दरबान को भुगतान आधारित सेवाओं से उत्पन्न राजस्व में से कुछ हिस्सा मिलता है, जरूरी नहीं कि इसको हफ्ता मिलता हो, वसूली करता हो कि भाई ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं गया, इसलिए हम दूसरा गलत मानेंगे, पहला सही मानेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। अब बढ़ते हैं आगे, यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a कॉमा बी की बहन, यानी कि a जो है वो b की बहन है, और a गुणे b का अर्थ है a b का पिता है। बताना है कि l k का पिता है, यहाँ कहाँ पर लिखा गया है इस कोड से। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। n प्लस के का मतलब क्या है, a b का भाई है, यानी कि n और के दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पर माइनस लगा है के माइनस एफ, तो माइनस का मतलब क्या होता है, ए बी की बहन है, तो ए जो है वो बी की बहन है, इसका मतलब ये इसकी बहन है, किसकी, यहाँ पर गुणा माइनस लगा था ना, माइनस का अर्थ है ए बी की बहन है, तो इसका मतलब के बहन है किसकी, एफ की, तो यहाँ पर एफ लिख दो, ये है इसका भाई और ये इसकी बहन। आगे कह रहा है गुणा वाला, और गुणा का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि एफ जो है एल का पिता है, तो एफ जो है एल का पिता है। पूछा था एल के का पिता है, यहाँ पर एल के का पिता नहीं है, एल का एफ है एफ, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, एफ माइनस एल दिया है, तो एफ माइनस एल का मतलब ए बी की बहन है, यानी कि एफ जो है वो बहन है किसकी, एल की बहन है, और प्लस दिया है, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो ए भाई है, यानी कि एल भाई है किसका, बी का, यानी कि यहाँ पर एन है तो एन मानोगे आप। आगे कह रहा है इसमें गुणा, गुणा मतलब ए बी का पिता है, यानी कि एन जो है ए की जगह में एन दिया है और बी की जगह में के, कंफ्यूज नहीं होना, तो ए बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो
एन के का पिता है, तो आप बताओ एन के का पिता है तो एल के का कहाँ संबंध हो पाया उसमें? यहाँ तो बता रहा था ना, तो के का पिता तो एन हो गया, यहाँ पर एल के पूछा था। आगे देखते हैं तीसरा में, देखो यहाँ पर के माइनस एन है और के माइनस एन का मतलब क्या हुआ? ए बी की बहन है, यानी कि के जो है वो बहन है किसकी? एन की बहन है। आगे देखो गुणा है, तो ए बी का पिता यानी कि एन एल का पिता है, एन ये है पिता है किसका? एल का पिता है। आगे प्लस एफ है, यानी कि ए बी का भाई है, तो एल जो है वो बी का भाई है, यहाँ पर दिया है। पूछा था एल के, तो के तो बहुत दूर है ना, तो एल इसका पिता, एल का जो है वो एन है। तो अब देखो तीनों में कोई सही नहीं निकला, तो चौथा वाला आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट सही करके टिक कर देना है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं पूरा ही बताऊंगा। तो देखो एल डब्ल्यू, एल इंटू डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? ए बी का पिता है, यानी कि एल जो है वो पिता है किसका? डब्ल्यू का, तो यहाँ पर लिख लो डब्ल्यू, डब्ल्यू इसका बेटा हो जाएगा, एल उसका पिता। आगे कर रहा है डब्ल्यू माइनस के, तो माइनस के मतलब ए बी की बहन है, यानी कि जो डब्ल्यू है के की बहन है, तो ये बहन है किसकी? के की हो जाएगी। समझ में आया? आगे क्या बोल रहा है? के प्लस एफ, और प्लस एफ का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, तो के एफ का भाई है, यानी कि एफ, यानी कि एल एक व्यक्ति है जिसकी 3 संतान है, डब्ल्यू के और एफ। पूछा था एल के का पिता है, कौन बताता है? तो एल का पिता कौन हो जाएगा? के का पिता कौन हो जाएगा? एल। क्यों? क्योंकि ये इसकी बहन, इसकी बेटी कौन हो जाएगी? डब्ल्यू। आप बताओ कि आपकी बहन के जो पिता होंगे वो आपके भी तो पिता होंगे, तो के इसकी बहन है डब्ल्यू और डब्ल्यू के पिता हैं एल, तो इसके भी तो पिता होंगे, तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगे 343, 36, 13 देख रखा है, इनके बीच संबंध क्या है? क्योंकि ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखना है, और जैसा संबंध इन सब में है वैसे ही कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये बताना है। देखो 343 जो है दोस्तों, ये होता है 7 का क्यूब, ठीक है। वहीं 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। आप बताओ क्यूब और स्क्वायर हटा दें अगर, तो ये बचेगा 7 और नीचे बचेगा 6, और 7 6 कितना होता है? 13, तो वही 13 यहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन अभी संतुष्ट नहीं होना, इसमें भी चेक करना है हमको कि ऐसा सच में आ रहा है कि नहीं। इसमें है 64 और 16, तो 64 किसका होता है? ये होता है 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौक 64, और ये होता है कौन सा? 16, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो आप 4 और 4, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर हटा रहे हैं ना हम, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। देखो ये 8 लिखा है। इसमें भी देखो 27 होता है 3 का, और 5 का स्क्वायर, 3 5 8, तो 5 हो गया। अब इनमें से चेक करो जरा, 28 तो किसी का क्यूब नहीं होता देखो, ठीक है, और 81 भी क्यूब नहीं होता है। 63 देखो, तो 63 भी क्यूब नहीं होता है किसी का, ठीक है। क्यूब हमारा होता है केवल ये वाला, किसका होता है? 6 का, तो 6 का क्यूब, और यहाँ पर 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 और 8, 8 6 कितना होता है? टोटल 14 होता है, तो 14 देखो इसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये वाला। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। कथन दिया है दोस्तों, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, सभी उत्तर अनुच्छेद हैं, कुछ अनुच्छेद निबंध हैं। देखते हैं इसको क्या कह रहा है। तो जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करेंगे, कुछ आ जाए तो आप 2 गोले बनाओ। मैं इसको कलर चेंज करता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो कुछ प्रश्न उत्तर हैं मतलब जब कुछ आता है तो ऐसे बनाओ आप। तो यहाँ पर देखो प्रश्न, तो प्रश्न को पी लिखता हूं, उत्तर को यू लिखता हूं। आगे कह रहा है सभी उत्तर अनुच्छेद हैं, तो जितने भी उत्तर हैं, सभी वर्ड आने पर क्या मैंने बताया था अभी पीछे, ऐसे बनाओ आप बड़ा सा गोला। तो सभी उत्तर क्या है? अनुच्छेद को मैं ए लिख देता हूं। कुछ अनुच्छेद निबंध हैं, तो कुछ वर्ड आता है तो गोला ऐसे बनेगा, एक दूसरे थोड़ा सा अंदर रहेगा ऐसे करके। निबंध है, निबंध यानी कि एन हो जाएगा। समझ गए आप? अब क्वेश्चन कह रहा है कुछ निष्कर्ष में आते हैं, कुछ प्रश्न निबंध है, यानी कि कुछ पी वाला हिस्सा जो है वो एन में मिल रहा है। तो देखो ऐसा है क्या? पी इतनी दूर है, एन यहाँ पर है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दूसरा कह रहा है कुछ प्रश्न अनुच्छेद हैं, तो कुछ प्रश्न जो है वो अनुच्छेद है, बिल्कुल सही, क्योंकि ए वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और पी वाला ये आ रहा है, यानी कि ये हिस्सा दोनों में मिल रहा है, पी में भी और ए में भी मिल रहा है, तो ये सही हो जाएगा दूसरा वाला। तो दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरे में लिखा गया है। असंगत का चयन करिए, यानी कि इनमें से जो अलग है उसका चयन करना है। खींचना, वाहन चलाना, काटना या फिसलन, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे क्या हैं? काम हैं। तो खींचना भी काम है, वाहन चलाना, काटना और फिसलना। तो देखो
खींचना मतलब कोई चीज होगी उसके आप खींच रहे होंगे, अकेले नहीं होगी। कोई चीज है ना, वाहन चलाने का मतलब आप होंगे और वाहन होगा। काटना का मतलब कोई चीज होगी जिसको आप काट रहे होंगे, यानी कि ये आपके अलावा भी कोई चीज की आवश्यकता होगी तभी तो आप काटेंगे। और काटने की बात हो रही है। फिसलना, तो फिसलने में देखो जरूरी नहीं कि आप हो कोई और चीज हो फिसलना, तो आप तो ऐसे ही फिसल जाओगे अपने आप, किसी आवश्यकता नहीं इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, आप कहेंगे जमीन की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो लेकिन इतना भी नहीं देखना है हमको। ऑप्शन नंबर फिसलना हो जाएगा दूसरा वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों हमने 100 तक के पूरे कर लिए, और इसके आगे वाले ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इसका सोल्यूशन आप देख पाएंगे अगले पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और कल हम ये वाला सेट शुरू कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो आज की कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो कमेंट करिए। जैसे हजारों लोगों ने कमेंट्स करे हैं उन सबके जवाब दिए हैं, तो आप भी कमेंट करिए, आपको भी जवाब अवश्य मिलेगा। दोस्तों अगर कोई डाउट है या कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं या एलपी टेक्नीशियन की कर रहे हैं तो सभी के प्रीवियस ईयर हमने करवा दिए हैं, और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर सारे सेव कर दिए हैं पार्ट्स, और अभी और भी करवाने बाकी हैं तो उनको भी करवा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी और रेलवे इंटरव्यूज जो हमने बहुत सारे लिए हैं, कौन सी बुक पढ़ें, सैलरी क्या होती है, तो इसके बारे में भी आपकी वीडियोस मिल जाएंगी रेलवे ग्रुप डी रेलवे इंटरव्यू के नाम से। साथ ही साथ मैथ की भी प्लेलिस्ट बना दिया है, तो चेक कर लीजिएगा। और जितनी भी मैंने यहाँ पर वीडियोस बताई हैं ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन, ये सब रेलवे मैथ इंटरव्यू, तो सभी की एक एक वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं तो नीचे चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख पाएंगे डायरेक्ट वीडियोस को। तो दोस्तों नए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख पाएं। तो नीचे कमेंट में इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए। अगले पार्ट में फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।